गुड इवनिंग। आज हम आप सबके साथ हाजिर हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि भारतीय संविधान का एक पहला टॉपिक होना चाहिए। संविधान को पढ़ने से पहले टॉपिक्स और भी आप सबके सामने आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो शायद है कि आपके लिए एक अच्छा सा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सामने आएगी। तो इसलिए आज मैं आपके लिए पहला टॉपिक जो कि हमारी प्रस्तावना है वो आप सबके सामने लेके आया हूँ। लेकिन मेरा मानने का तरीका ये है कि आपको एक प्रस्तावना के जरिए में फैक्ट्स कम लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा इस वीडियो में बताना चाहूँगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है संविधान को समझने के लिए और इस देश को समझने के लिए। क्योंकि अगर आप संविधान को इतिहास की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले लिखा गया था, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। और आजकल जो क्वेश्चन आने का ट्रेंड रहा है, अगर आपकी विचारधारा समझने वाली है तो शायद मैं नहीं मानता हूँ कि संविधान का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो एक समझने वाला नज़रिया अगर आपके अंदर आ गया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो संविधान को समझने के प्रति जो रुचि भी रहेगी वो भी एक अच्छी रहेगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और मैं इस शिक्षा पद्धति का तो विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ हद तक इससे सहमत भी नहीं हूँ। क्योंकि इस शिक्षा पद्धति ने आपको क्या सिखाया है? आपको शिक्षा पद्धति सिखाती है एक प्रतिस्पर्धा की भावना। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना से हटके अगर एक बच्चे को एक समझदार एक सिटीजन ऑफ इंडिया बनाया जाए तो मैं सोचता हूँ वो बेटर है। आपने देखा होगा, आप अपनी कक्षा 5, 6, 7, 8वीं की जो भी किताब है उस पर हमेशा दो चीज़ें मैंने हमेशा बचपन से देखता आ रहा हूँ। एक तो भारत की प्रस्तावना उस पर लिखी होती है, एक वंदे मातरम उस पर लिखा होता है उसके पीछे, और जनगण मनगण, 3 चीज़ें उस पर हमेशा मैं देखता आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं तीनों में से कुछ तो मिलता है। लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं उनका कभी भी ये दायित्व उन्होंने सामने से नहीं देखा है कि वो उस चीज़ को आपको बताएं कि भारत क्या है, भारत की प्रस्तावना के बारे में बताएं कि प्रस्तावना क्या है और क्यों लिखी गई है ये। जब अगर ये बच्चा इस चीज़ के बारे में जानेगा, समझेगा, तो शायद है कि देश में जो अराजकता का माहौल है वो तो कभी नहीं आएगा। क्योंकि सांप्रदायिकता जब आपके देश में आती है, लेकिन आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें पंथ निरपेक्ष जैसी शब्दावली से एक बच्चे के मस्तिष्क में कुछ तो जाएगा। क्योंकि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अगर आप रह रहे हैं और आपके अंदर सांप्रदायिकता की भावना आई है तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक जिसने आपको पढ़ाया है उसकी उसमें बहुत ज़्यादा गलती है। और अगर आप देखें तो आज का शिक्षक वो उसका खुद शोषण हो रखा है, क्योंकि वो वही शिक्षा पद्धति को अपना रहा है जो कि उन लोगों ने बनाई है जो कि इस देश पे शासन करना चाहते हैं। शिक्षक क्या कहता है कि राजनीति में मत जाइए। क्यों? राजनीति बोला बुरी है। लेकिन मेरा मानना है, कभी आपने विचार किया है अगर किसान का बेटा राजनीति में ऊपर जाएगा तो शायद वहाँ पे कुछ अच्छे बदलाव कर सके। लेकिन शिक्षक से ऐसा बुलवाया गया है, किससे? हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से लोगों ने ये बातें शिक्षक को बुलवाई हैं। इसलिए शिक्षक का पहले शोषण हुआ है, उसके बाद हमारी आने वाली इस पीढ़ी का शोषण हुआ है और हमारा खुद शोषण होता जा रहा है। लेकिन हमें समझ भी नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं। शिक्षक कहता है कि आप राजनीति में मत जाइए, जबकि वही शिक्षक कहता है कि आप सरकारी नौकर बन के उस राजनीतिज्ञ के घर पे जाइए होमगार्ड की ड्यूटी करने। तो आप कहीं ना कहीं इस विचारधारा को आप समझें कि शिक्षक ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी व्यक्ति ने कुछ बात बोली वो सत्य है। कुछ मायनों में वो सत्य भी हो सकती है और कहीं कहीं वो असत्य भी हो सकती है। लेकिन आपने शिक्षा पद्धति के मायने क्या सिखाए? बच्चे को कभी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया है, जो कि पहली किताब पर उसके लिए लिखा गया है। वो शब्दावली दे रखी है कि आप पढ़ाएं कि भारत है क्या। भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो उसके बारे में उस बच्चे को कम से कम ये पता तो होना चाहिए। मेरे इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि चाहे वो बच्चा 5वीं क्लास का हो या 6ठी क्लास का हो, लेकिन उसके पास उसे पता होना चाहिए उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट पेज पे जो प्रस्तावना लिखी है उसका मतलब क्या है। क्योंकि उसको ये सब चीज़ें पता ही नहीं रहेंगी तो वो फिर क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा वो? उसमें वो तो पढ़ता जाएगा अपना फर्स्ट चैप्टर संख्या
संख्या पद्धति उसके बारे में जानता चला जाएगा, लेकिन कभी वो भारत के बारे में नहीं जानेगा। और जब तक जो भारत के बारे में नहीं जानेगा तो इस देश के लिए कैसे कार्य करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोगों को, जो बच्चे हैं या फिर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, या फिर आने वाली जो नस्ल है हमारी, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है, हमारा देश किस मिजाज का है। तभी तो इस देश के हालात बदलेंगे। इसलिए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के बारे में सबसे ज़्यादा अगर जो लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, पहले तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करता हूं, लेकिन संविधान प्रस्तावना के मैं 3 पार्ट्स बनाऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा। जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें फैक्चुअल डेटा मैं सारा प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें एग्जाम में कभी भी कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती है। लेकिन मेरा पहला और दूसरा पार्ट इसीलिए रहेगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कैसी है और कैसी होनी चाहिए, और हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, वो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आपको प्रस्तावना हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँगा। तो प्रस्तावना से हम बात करते हैं, भारत की प्रस्तावना। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी, लेकिन मेरा झुकाव हिंदी की तरफ रहेगा। तो हमारी प्रस्तावना, जो कि संविधान सभा द्वारा लास्ट में, अगर आपसे कोई पूछे संविधान सभा, संविधान बनने के बाद में संविधान सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा लाया गया था, वो संविधान बनने से पहले लाया गया था, लेकिन जो प्रस्तावना हमारे संविधान में डाली गई वो बाद में डाली गई है। उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे फैक्ट हैं, वो मैं आपको डलवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं इसकी शब्दावली। जो कि इसकी शब्दावली है उसका महत्व ज़्यादा है कि वो शब्दावली है क्या, क्या होता है एक समाजवादी राष्ट्र। मैं पूछूंगा क्या है पंथ निरपेक्षता, क्या लोकतंत्र गणराज्य। अभी कुछ लोगों का मानना ये है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि उन लोगों को मानना है कि ये तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़े गए पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और बंधुता, एक अखंडता, 3 वर्ड थे जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन कर 1976 में जोड़े गए। लेकिन मैं उन लोगों को ये बात यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे संविधान को आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे शब्द तो वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन एक विचारधारा जो कि समाजवादी राष्ट्र के प्रति हमारे देश को बनाती है, वो जरूर थी। पंथ निरपेक्ष, वो जरूर थी कि पंथ निरपेक्ष रहेंगे, समाज या राज्य का किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं रहेगा। वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल्स आपको, अनुच्छेद लगातार आपको उनकी बारीकियों से परिचित कराऊंगा, तो आपको ये वर्डिंग भी मिल जाएगी जो कि लोग आज विरोध करते हैं कि बड़ बाद में डाले गए 1976 में। लेकिन ये बात गलत है। संविधान की भावना ये कहती है कि हमारा देश समाजवादी है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस चीज़ से पहले आप उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ें, एनालिसिस करें, अपनी खुद की विचारधारा लाएं, ना कि जो लोगों ने आपको सिखाया है उसको सीखें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने, इसमें हमारा देश क्या कर रहा है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि इसमें कहना चाह रहे हैं, जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं उन्होंने बताया है कि हम भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो कि एक समाजवादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। तो इसके लिए जो संप्रभुता आपको पता होनी चाहिए। संप्रभुता क्या है? यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ एक स्वतंत्रता भी बढ़ा सकता था संप्रभुता की जगह। भारत तो स्वतंत्र है और एक हम स्वतंत्र राष्ट्र बना देते हैं भारत को, लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ संप्रभुता ही क्यों डाला? इसका सवाल आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और उसको अपने आप में ही सोचिए कि क्यों संप्रभुता नहीं डाला या क्यों स्वतंत्रता नहीं डाला, संप्रभुता ही क्यों डाला? जबकि हम कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र है, जबकि मैं मानता हूँ हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब संप्रभु की मतलब क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता को इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता
क्या होती है, इस सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या होती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो हैं आप, लेकिन आप अच्छे और बुरे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों? आप भारत संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि भारत किसी देश को अपना हिस्सा दे भी सकता है और किसी देश का हिस्सा ले भी सकता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। संप्रभुता ये कहती है। जबकि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं यहाँ पे एक विद्वान है हमारे रूसो एक बड़े बहुत महान विचारक रहे हैं, तो उन्होंने विचार दिया है स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति की नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अभी आप बोलेंगे कि नैतिक इच्छा क्या होती है, तो ऐसे आप बोल सकते किसी राज्य की नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्र भारत हो जाता। लेकिन भारत स्वतंत्र कब है? जब वह नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करे। जबकि हम कह रहे हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो संप्रभुता का मतलब ही यही होता है कि आप अच्छे और बुरे दोनों तरीके के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यही संप्रभुता है। जबकि स्वतंत्रता क्या कहती है? स्वतंत्रता कहती है आप केवल अपनी नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करिए, वही स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपके लिए मैं पहले एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के डिसीजन, सारे डिसीजन आपके पिताजी लेते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, सारे डिसीजन उन्हीं के रहते हैं, तो वो एक संप्रभु है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि आप स्वतंत्र हैं, तो आप क्या करेंगे? आप स्वतंत्र रहेंगे तो स्वतंत्रता आपको अपनी नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। 3 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक होती है नैतिक इच्छा, एक होती है वास्तविक इच्छा और एक होती है सामान्य इच्छा। कौन कहता है? रूसो। तो जब नैतिक इच्छा की हम बात करते हैं, तो नैतिक इच्छा के बारे में रूसो बताता है, नैतिक इच्छा एक ऐसी इच्छा जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हो। एक ऐसी इच्छा जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हो। जैसे मैं हूँ, अब मैं सो रहा हूँ, तो ये मेरी क्या बोलेंगे? ये वास्तविक इच्छा है। मैं सो रहा हूँ तो इससे समाज का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। इसीलिए मेरे घर वाले मुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो मेरी नैतिक इच्छा है और मुझे पढ़ना चाहिए जिससे कि मैं समाज का कल्याण कर सकूं। जबकि मेरी इच्छा क्या है? मेरी जो एक्चुअल विल है वो क्या है? मुझे सोना है। लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं सोने देते। क्यों नहीं सोने देते? वास्तविक इच्छा है। जबकि मेरी स्वतंत्रता क्या है? मेरी स्वतंत्रता है रियल विल। इसको रूसो ने नाम दिया रियल विल, नैतिक इच्छा। तो स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति का नैतिक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। जबकि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता में आपकी नैतिक इच्छा या कोई इच्छा नहीं चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वही सही है। भारत जो भी करेगा वो सही है, चाहे उसको चाइना बोले गलत है, फिर भी हम बोलेंगे सही है, क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। और संप्रभुता की परिभाषा भी यही है कि आप कुछ भी करें वो आप संप्रभु हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन मेरा आप सबसे यहाँ सवाल है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या आपके पिताजी स्वतंत्र हैं? अगर मान लो किसी के घर में 2 बेटियां हैं और एक भाई है, तो उनके पिताजी ने पहली बेटी का जब रिश्ता किया तो वो संप्रभु थे और उन्होंने वो रिश्ता कर दिया। कहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ी लड़की का जो रिश्ता था एक बड़े किसी घर में कर दिया है, तो वो संप्रभु थे, उन्होंने कर दिया। ऐसे हमारा एक देश है, देश जब आज़ाद हुआ अपने डिसीजन खुद ले रहा था। लेकिन एक दौर आया जब छोटी बेटी का रिश्ता करना था, तो क्या आपके पिताजी स्वतंत्र हैं? बिल्कुल कि संप्रभु हैं कि अपनी जो छोटी बेटी का रिश्ता अपनी बड़ी बेटी को बताए या उनके फैमिली को बताए बिना ही कहीं तय कर दें? तो कहीं ना कहीं रिश्तों के जुड़ाव से संप्रभुता पे प्रभाव पड़ता है, लोगों के जुड़ाव से। ऐसे अगर मैं आज आपसे पूछूं क्या भारत अपने सारे निर्णय ले सकता है, तो आप बात बोलोगे हमारे देश की तो प्रस्तावना में लिखा है देश संप्रभु है, क्योंकि आपने तो वही रटा हुआ ज्ञान पढ़ा है और आप सीधा सीधा बोलेंगे हाँ हमारा देश संप्रभु है। लेकिन जब आप वास्तविकता में आएंगे, एक पॉलिटिकल नज़रिए में आएंगे, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने संप्रभुता को प्रभावित किया है। देशों की संप्रभुता खत्म होती जा रही है वैश्वीकरण से। ये सवाल बहुत जगह उठता आ रहा है कि क्या वैश्वीकरण का संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। आज हम देखते हैं हमारे जो किसान हैं वो क्या उगाएंगे?
ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, बाहर की मांग डिसाइड करती है कि विदेशों को हमारा निर्यात किस चीज़ का होना है। तो हम अब खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम खुद ऐसी चीज़ों का डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे देश में है ही नहीं, हमने तो उनको विदेश से मंगाया है। पेट्रोलियम लो तो वो तो हमने विदेश से मंगाया है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि संप्रभुता पर प्रभाव किसका, वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने जो एग्जाम्पल आपको घर वाला लिया था, जैसे आपके पिताजी हैं, बड़ी बेटी का रिश्ता उन्होंने कर दिया, तो छोटी बेटी के रिश्ते के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं उनको बड़ी बेटी से एक बार तो सलाह लेनी पड़ेगी या उसकी फैमिली से सलाह लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो संप्रभुता खत्म हुई थोड़ी सी। इसलिए हमारा देश लिखित में तो संप्रभु है, लेकिन कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से उस संप्रभुता पर थोड़ा तो प्रभाव पड़ा है। इसलिए कहा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, जब आप एमए या फिर बीए में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा या नहीं भी रहेगा तो आपको एक जनरल आइडिया तो पता हो गया क्या संप्रभुता ये होती है। मैं आपको सिर्फ जो लोग नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें संप्रभुता पता होना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन में आता है क्या भारत की प्रस्तावना में सांप्रदायिक शब्द का उल्लेख है, तो लोग संप्रभुता की जगह सांप्रदायिकता लगा देते हैं। हाँ उल्लेख है, क्योंकि उनको उन वर्डिंग्स में पता नहीं रहता है। 4 वर्ड लिख के आ जाएंगे, संप्रभुता, बंधत्व, सांप्रदायिकता और लिखा जाएगा उपासना। क्या इन शब्दों में से भारत की संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो आपको उसमें लगाना है सांप्रदायिकता का नहीं। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब आपको प्रस्तावना का एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता रहेगा और उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेंगे। तो आगे की जब हम बात करते हैं तो पहले नैतिक इच्छा जो आपने समझी वो भी आपकी ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे वर्ड जो कि है समाजवादी। अब आता है समाजवादी। वैसे तो मैंने समाजवाद पे एक अपना स्पेशल वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी एक बार सोशलिज्म के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि समाजवाद क्या है, क्या समाजवादी विचारधारा है। देखिए, राष्ट्र होते हैं पूंजीवादी, समाजवादी। तो पूंजीवाद क्या है? सबसे पहले एक उदारवादी विचारधारा को मैं बताता हूँ। उदारवादी लोग कहते हैं सब बिल्कुल बेसिक, जिसको कुछ भी उसने कभी नहीं सुना, ना उदारवाद सुना ना समाजवाद सुना, उसके बारे में सबसे पहले बताऊँ उदारवादी राष्ट्र क्या होता है। उदारवादी विचारधारा आई। उदारवादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे लगता है कि सिगरेट पी रहा हूँ और उससे मुझे खुशी मिलेगी तो मैं पीऊँ। उदारवादी बात ने बहुत अच्छा काम किया है आपने। जबकि वहीं आप आएंगे समाजवाद कहता है कि आप कुछ भी करें, लेकिन आपको समाज, जो कि वर्ड यहाँ पे दिया गया है समाज की भलाई होनी चाहिए, या फिर समाज उससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये समाजवादी लोगों का मानना है। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा समाजवाद। जैसे आप उदारवाद देखना चाहेंगे तो आप बॉलीवुड में आ जाइए, वहाँ पे सभी लोग उदारवाद का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। जबकि अगर हम एक गांव में आएंगे भारत के, तो वहाँ पे सारे लोग समाजवादी विचारधारा का पालन करते हैं। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद होता है जो कि भारत के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर समाज का कोई भी वर्ग है उसका समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, उसका उतना ही हक है जितना इस देश के प्रधानमंत्री का है। तो समाजवाद समाज के हर वर्ग को इस धारा से जोड़ता है। समाजवाद बताता है कि हाँ, इस चीज़ के लिए सबका बराबर। तभी तो हमारे इंडिया में टैक्स देते हैं अमीर आदमी, लेकिन उसको खर्च कहाँ पे किया जाता है? स्कूल्स बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती है। तो वो समाजवादी राष्ट्र है। ये कोई नरेंद्र मोदी का पर्सनल या प्रधानमंत्री जी का पर्सनल कोई वो नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि हम अपने देश की तरक्की करें, या फिर जो हमें टैक्स से पैसा लिया है उसको हम कहीं लगाएं। उनको लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यह एक समाजवादी राष्ट्र है। तो इसके लिए आप समाजवाद की तरफ ध्यान दे सकते हैं, और समाजवादी विचारधारा शायद आपको मैंने कोशिश की कि आप उसको समझ भी सकते हैं। उसके बाद एक और विचारधारा आ जाती है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता क्या है? और ये सबसे बड़ा सवाल बना है कि पंथ निरपेक्षता और सांप्रदायिकता। लोगों का मानना ये हो गया कि भारत एक सांप्रदायिक राष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है। उनको मानना है कि एक कौम का ये राष्ट्र है। पर आज देखा जाए तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, और मैं उन लोगों से मेरी बहुत विनती है कि वो लोग चाहें तो इस चीज़ से, या फिर कैसे भी इन वीडियोस के माध्यम से, या फिर
कैसे भी करके अपने देश की प्रस्तावना को तो ज़रूर पढ़ें, जिसमें इस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, पंथ निरपेक्षता के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम पंथ निरपेक्षता एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करेंगे।